दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली और साथ में रिलायंस इंफ्रा में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। तो इस गिरावट के पीछे जो वजह निकल कर आ रही है वो ये है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर दिया है, जिससे उसकी कंपनियों पे दबाव देखने को मिला है। लेकिन दोनों कंपनियों ने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है कि इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं, उसके बाद में माहौल गड़बड़ हो ही जाता है, लोग पैनिक सेलिंग भी कर देते हैं। लेकिन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का फ्यूचर क्या है उसको समझेंगे। यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा ने एक बड़ा फैसला किया है, क्या है वो फैसला उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और रिलायंस पावर जिसका आईपीओ ही 400 रुपये के आसपास आया था 2008 के पहले, वो स्टॉक इस समय जिसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपीज़ है 46 के आसपास है, आने वाले समय क्या बेहतर करेगा। और रिलायंस इंफ्रा जो एक समय 2000 के आसपास हुआ करता था वो 200-300 के आसपास है, क्या है आगे की संभावना समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 46.25 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.43% की गिरावट थी। वैसे शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, 47.40 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो बिकवाली कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ पे अनिल अंबानी पे कार्रवाई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा मामला है वो पुराना है और अब भले इसकी इंक्वायरी निकले, चाहे एसबीआई हो या बैंक ऑफ बड़ौदा हो या बैंक ऑफ इंडिया हो, वो अगर रिलायंस कम्युनिकेशन पे ऊपर कार्रवाई करते उसे अनिल अंबानी की शेयर पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब रिलायंस इंफ्रा की बात करें, आज 272 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 3.82% की बड़ी गिरावट हुई। वैसे शुरुआत यहाँ पर भी पॉजिटिव हुई थी, उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो इसके पीछे ये वजह भी है कि कंपनी यहाँ पे जो बड़ा फैसला किया जिसमें डसोल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है उसको 2% की एक्स्ट्रा हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। यानी अब जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर होंगे वो डसोल्ट एविएशन होने जा रहे हैं, जो इनकी पार्टनरशिप में डिफेंस की कंपनी बनने जा रही है। तो डसोल्ट एविएशन की बात करें, फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज डसोल्ट एविएशन और अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के बीच में एक पार्टनरशिप में डसोल्ट जो रिलायंस एरोस्पेस कंपनी की शुरुआत की गई है। अब इसमें 2% की हिस्सेदारी वो डसोल्ट एविएशन बढ़ाने को तैयार हो चुके हैं। डसोल्ट एविएशन की वर्तमान में DRAL में 49% की हिस्सेदारी है और रिलायंस इंफ्रा की यहाँ पे 51% की हिस्सेदारी है। इस लेन देन के बाद डसोल्ट एविएशन की जो हिस्सेदारी बढ़ के 51% हो जाएगी, जिससे DRAL डसोल्ट एविएशन की सहायक कंपनी बन जाएगी, एक सब्सिडी कंपनी बनेगी। जबकि रिलायंस इंफ्रा इसकी 49% की हिस्सेदारी के साथ में एक इसकी सहयोगी कंपनी बन जाएगी। तो फिलहाल मेजर स्टेक होल्डर रिलायंस इंफ्रा है, लेकिन अब डसोल्ट एविएशन बन जाएगी क्योंकि 2% की हिस्सेदारी वो खरीदने जा रहे हैं। ये सौदा 1 नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। इस कदम का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में ग्राहकों के लिए गारंटी, वारंटी और सेवा प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। सबसे बड़ी बात है कि डसोल्ट एविएशन के पास बहुत सारा अनुभव है, उनकी हिस्सेदारी अगर ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से फैसले ले पाएंगे और उस वजह से कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। 31 मार्च को समाप्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान DRAL ने RL के समेकित कारोबार में 69.93 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जो कुल राजस्व का 0.23% है। इसकी कुल संपत्ति 47.13 करोड़ रुपए के आसपास रही है, जो समेकित कुल का 0.33% है। स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर कंपनी को 2% हिस्सेदारी के लिए लगभग 175.96 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, यानी रिलायंस इंफ्रा को 176 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस.com के साथ में साझा किए एक श्वेत पत्र के अनुसार यह हिस्सेदारी वृद्धि डसोल्ट एविएशन द्वारा अपने फाल्कन विमानों के लिए DRAL को एक COE के रूप से नामित करने के निर्णय के बाद हुई है। कंपनी की योजना फाल्कन जेट विमानों के लिए फ्रांस के बाहर अपनी पहली फाइनल असेंबली लाइन FAL महाराष्ट्र के नागपुर में मिहान स्थित DRAL में स्थापित करने की, यानी कंपनी अब इंडिया में भी फाल्कन विमानों का निर्माण करेगी और बड़ी तैयारी कर ली है इंडिया के अंदर अब डिफेंस के प्रोडक्ट बनाने के लिए। देख लो कि डसोल्ट एविएशन ने फाल्कन श्रृंखला दुनिया भर में सबसे सफल बिजनेस एग्जीक्यूटिव के जेट विमानों में से एक है। 30 जून तक डसोल्ट एविएशन के पास 75 विमानों का बैकलॉग था, जो इसकी मजबूत मांग को दर्शाता है। डसोल्ट एविएशन का
इस समय बाजार का जो पूंजीकरण 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। उनके पास 80,000 करोड़ से अधिक के नगद भंडार है, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। तो कुल मिला के फैसला अच्छा है। आने वाले समय इससे एक बड़ी रकम मिलेगी, जिसका इस्तेमाल रिलायंस इंफ्रा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में कर पाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें रिलायंस इंफ्रा की, तो 11,022 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 273 की है, लो 198 के आसपास है, जबकि हाई 425 का। फिलहाल स्टॉक अपने 52 के लो और हाई के बीच में लगभग है। स्टॉक का पी 2.47 का, जो बहुत ही कम है। बुक वैल्यू इसकी 364 की है। तो ये गौर करने वाली बात है कि स्टॉक अपने बुक वैल्यू से अभी भी बहुत नीचे है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू पे स्टॉक है। इसका ROC 34 का है और ROE 37.5% है, जबकि फेस वैल्यू 10 है। वाकई में फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी लगातार अपने डेट को कम करी है, लगभग एक तरह से डेट फ्री हो चुकी है। स्टॉक इस समय जो ट्रेड कर रहा है 0.75% अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो पिछले 5 साल का CAGR है वो 37.4% के आसपास, जो बहुत ही बेहतर है। डेटर डेज में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले 30.6 डेज से जो घट के अब 22.9 डेज के आसपास आ गए, यानी वाकई में सेहत में सुधार हुआ है। अब भी इसको दूसरी पेयर कंपनी से तुलना करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक वाकई में इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे है। आप देख लो कि अदानी पावर जिसका पी रेशियो 19.70 का है, टाटा पावर जिसका 29.73 का पी रेशियो है, टोरेंट पावर जिसका 23.14 का पी रेशियो है और CESC का 14.90 का पी रेशियो है, जबकि रिलायंस इंफ्रा का 2.47 का पी रेशियो, सिंगल डिजिट में। आप समझ सकते हो कि पेयर कंपनी की तुलना में ये बहुत ही कम पी रेशियो के मामले में, और बुक वैल्यू नीचे है, तो ये स्टॉक वाकई में शानदार है। अब रिलायंस पावर की बात करें तो आप ये देखिए, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है जून क्वार्टर में। ये देख सकते हो कि 23.26% की होल्डिंग थी, जिसको बढ़ा के 24.98% कर लिया है। यानी प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के एक सिग्नल दिया है कि वो अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे FI और FPI की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। 13.21% होल्डिंग थी, जो घट के 12.93% आ गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि FI और FPI की संख्या बढ़ी है। 453 पहले थे, जो बढ़ के अब 471 हो चुके हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। 0.38% की होल्डिंग थी, जो अब 0.71% हो गई है, लगभग डबल हुई है। म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी है। 49 थे पहले म्यूचुअल फंड, जो बढ़ के अब 52 हो चुके हैं। इसके अलावा जो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 16.50% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 16.54% हो चुकी है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे FI, DI सब ने, म्यूचुअल फंड ने अपना निवेश बढ़ाया है और प्रमोटर ने भी होल्डिंग बढ़ाई। तो घटी किसके? वो है जनरल पब्लिक की। यानी यही गलती कर जाते हैं, जब तेज़ी का दौर शुरू होता है जनरल पब्लिक यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है। अब पिछले 10 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 1% था, 5 ईयर के हिसाब से 0% था, 3 ईयर के हिसाब से भी देखें तो 0% था। लेकिन इस TTM -6% है, सेल्स ग्रोथ में कमी आई है थोड़ी। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात तो 5 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 3 ईयर के हिसाब से बढ़ के 23% तक पहुँच गया, जबकि इस TTM 99% है। यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भारी उछाल देखने को मिला है। अब स्टॉक की प्राइस CAGR के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको 2% दिखाई देगी। 5 ईयर के हिसाब से अगर आप देखें तो ये 71% के आसपास थी, जो 3 ईयर के हिसाब से कम होकर 34% के आसपास आई। लेकिन पिछले एक साल में 53% का उछाल देखने को मिला है, यानी CAGR में वृद्धि हुई है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी देखें इसका तो 10 ईयर के हिसाब से -1% था, 5 ईयर के हिसाब से -7% रहा, 3 ईयर के हिसाब से -10% था, लेकिन लास्ट ईयर वापस -1% के आसपास है। यानी ROE में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।